जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ऊंची उड़ान। मम्मी, मुझे टाटा कंपनी में जॉब मिल गई है। कल ही लेटर मिला है और 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन भी करना है। कल हेड ऑफिस से ही पता लगेगा कि मेरी पोस्टिंग कहाँ और किस शहर में हुई है। बेटे अनुज की आवाज़ सुनकर संध्या खुशी से फूली न समाई और उछल पर बोली, बेटा बहुत बहुत बधाई हो। आखिर तुम्हें अपनी मेहनत और किस्मत रंग लाई। सो बढ़िया कंपनी में जॉब मिल गई। एक बार फिर से बेटा तुम्हें बधाई। और हाँ, जब तुम्हें पोस्टिंग मिल जाए तो ज्वाइन करने से पहले यहाँ हमारे पास जरूर आना। 2 दिन को ही सही, बहुत मन है तुमसे मिलने को। तुम्हारे पापा भी कह रहे थे इस बार अनुज को मिले बहुत दिन हो गए। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूंगा। अब रखता हूँ, कहकर अनुज ने फोन काट दिया। संध्या की खुशी का ठिकाना ना रहा। फौरन रसोई में जाकर घी और बेसन बूरा निकालकर बेसन के लड्डू बनाने लगी। बेसन के लड्डू अनुज को बहुत पसंद है। वह भी संध्या के हाथों के। सोच रही थी कि अनुज खाएगा तो कितना खुश होगा। अनुज के साथ थोड़े लड्डू एक डिब्बे में भी रख देगी। कुछ दिन तो घर की मिठाई खा ही लेगा। वहाँ पता नहीं कैसा क्या मिलता होगा, यही सोचकर लड्डू बनाती रही। शाम को जब ऑफिस से सुधाकर आया तो वह भी अपने बेटे के बारे में खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुआ। दोनों ही पति पत्नी शाम को हनुमान मंदिर गए और प्रसाद चढ़ाकर भगवान को धन्यवाद भी दिया। आस पड़ोस भी प्रसाद देने गए और खुशखबरी भी सुनाए। जिसने भी सुना अनुज की प्रशंसा की। अनुज पढ़ने में तेज तो था ही, पर सुधाकर ने भी अपनी हैसियत से बढ़कर और बैंक से लोन लेकर उसे कंप्यूटर इंजीनियर का कोर्स कराया था, जिसे पूरा करने के बाद अनुज ने MBA भी कर लिया था। सुधाकर ने बेटी की पढ़ाई में कभी पैसे की कमी नहीं आने दी थी। उसका मानना था जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा भी होगा। आज नतीजा सामने था। बेटा अनुज अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त हो रहा था। दूसरे दिन रात को अनुज का फोन फिर आया। इस बार सुधाकर ने फोन उठाया, क्योंकि उस वक्त सुधा रसोई का काम निपटा रही थी। फोन की घंटी की आवाज़ सुनकर वो भी सारे काम छोड़कर पल्लू से हाथ पहुँचती हुई आकर खड़ी हो गई। सुधाकर ने फोन स्पीकर पर रख दिया। उधर से बेटी की आवाज़ सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं कल ही चेन्नई जा रहा हूँ, अनुज बोला। तभी बीच में से फोन खींचकर संध्या बोली, पर बेटा तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ, हम तो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर अनुज बीच में ही बात काट कर बोला, ओफो मम्मी, मैं वहाँ आकर क्या करूँगा? मेरी नई नौकरी है, ज्वाइन कर रहा हूँ। अब मुझे अपने कैरियर भी तो बनाना है और खूब पैसा कमाना है। आप भी अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लेना। बस अब रखता हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। संध्या फोन पकड़ के ही रह गई। सुधाकर ने उसके हाथ से फोन लेकर उसे कुर्सी पर बैठाया और बोला, परेशान मत हो, अनुज की ज्वाइनिंग जल्दी करना है और अपना कैरियर भी देखना है। उसको अपने रहने का इंतजाम वगैरह भी तो करना है। संध्या ने अपने आंसू पोंछे और सुधाकर ने उसके पीठ पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। फिर बोले, अभी अनुज महीने भर के लिए ही तो चेन्नई जा रहा है, बाद में पता नहीं इसकी परमानेंट पोस्टिंग कहाँ होगी। वह कल ही दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हो रहा है। इसी हफ्ते में उसे वहां पहुंचकर ज्वाइन भी करना है। सुधाकर और संध्या ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि अभी नई नौकरी है, बाद में तो छुट्टी मिल ही जाएगी। अब तो रोज ही पति पत्नी को बेटे के फोन का इंतजार रहता था। सुधाकर तो फिर भी ऑफिस में पूरे दिन व्यस्त रहता था, और संध्या घर के पूरे दिन काम करते हुए बेटे की फोन की घंटी बजने का इंतजार करती रहती थी। बेटे का फोन जब करीब 15 दिनों तक नहीं आया तो उसका सब्र का बांध टूट गया। सुधाकर ने ऑफिस से आते हुए एकदम फट पड़ी, रोते हुए बोली, आपको तो चिंता ही नहीं है बेटे की? कम से कम कुशलता तो जान लेते। वह कैसा है, कहीं परेशानी तो नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया? नया शहर है, सब कुछ नया होगा उसके लिए। मुझे तो दिन रात चैन ही नहीं पड़ता, एक बार फोन करके उसके सब समाचार तो ले लेते। सुधाकर भी परेशान था पर बेटे का फोन न आने से, परंतु वह संध्या को परेशान देखकर कुछ कहता नहीं था। यह भी सोचता था कि बेटे को पता नहीं किस समय फुर्सत मिलती होगी, यही सोचकर रह जाता था। उसने अनुज को फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, क्या बात है पापा, क्यों फोन किया? मैं ठीक हूँ, यहाँ कंपनी की ओर से मकान मिला है, खाना नौकर बना देता है, आप फोन मत किया करिए, क्योंकि इस समय मैं कंप्यूटर पर बिजी रहता हूँ। अभी भी मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कल मीटिंग में सबमिट करना है। जब टाइम होगा तो मैं ही फोन कर लिया करूँगा। और हाँ, मम्मी से कहना कि परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहकर उसने फोन काट दिया। संध्या बेटे से बात करने के लिए फोन लेने को हाथ बढ़ाते ही रह गई। सुधाकर ने उस बेटे की व्यवस्था के बारे में बताकर समझा दिया। संध्या का मन अब किसी भी काम में नहीं लगता था। हंसना तो बिल्कुल ही भूल गई थी। घर के सारे काम यंत्रवत करती और फुर्सत से चुपचाप बैठ अपने बेटे के बारे में सोचती रहती थी। उससे कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था। सुधाकर संध्या की हालत देखकर बहुत ही परेशान हो गया। आखिर उसने ऑफिस से छुट्टी लेकर संध्या के साथ चेन्नई जाने का फैसला किया। जब संध्या को चेन्नई जाने की बात बताई तो मानो संध्या को मुंह मांगी मुराद मिल गई।
उसने फौरन तैयारी शुरू कर दी और बेसन के लड्डू, शक्करपारे और भी सब अनुज की पसंद की चीज़ें बनाने में लग गई। सुधाकर ने अपने ऑफिस से महीना भर की छुट्टी ली और वे लोग घर अपने पड़ोसी के भरोसे छोड़ ताला लगाकर चेन्नई चल दिए। 2 दिन और 2 रात का सफ़र करके वे चेन्नई पहुंचे। वहाँ स्टेशन में सुधाकर ने अनुज को फ़ोन मिलाया। शायद उनके मन में अपने बेटे को सरप्राइज़ देने का विचार था। इसी कारण उन्होंने अनुज को पहले से ही खबर नहीं दी थी। उधर बेटे ने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, क्या है पापा, मैंने कहा था मैं ठीक हूँ और जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं फ़ोन करूँगा। आप लोग पता नहीं समझते ही नहीं हो, मैं इस समय बहुत बिजी हूँ और बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। जल्दी बताइए कैसे फ़ोन किया। सुधाकर ने अपने और संध्या को चेन्नई स्टेशन पर पहुंचने की बात बताई। यह सुनते ही अनुज तो मानो फटी पड़ा, चिल्लाकर बोला, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जब तक कहीं सेटल नहीं हो जाऊँ आप यहाँ आने की कैसे सोच सकते हो? मुझसे बात किए बिना आप खुद तो आ गए, मम्मी को भी ले आए। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि आप दोनों को कैसे कहूँ। मैं तो उस समय बेंगलोर जाने के लिए एयरपोर्ट पर बैठा हूँ। आधे घंटे में मेरी फ़्लाइट है, कंपनी से काम से जा रहा हूँ। अब आप लोग वहीं स्टेशन के पास किसी धर्मशाला में रुक जाइए और फिर 2-4 दिन में घूमकर वापस चले जाइए, क्योंकि मेरा कोई निश्चित नहीं कि मैं कब वापस आऊँ। तब फ़ोन के पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई, ओफ़ो अनु डियर, अब बंद भी करो, जल्दी चलो, मूवी स्टार्ट हो चुकी है। और फ़ोन बंद हो गया। सुधाकर के तो पाँव तले धरती ही हिल गई और वह गिर पड़ता। शायद ही संध्या ने उसे संभाला न होता। कुछ देर बाद जब वह आशक्त हुआ तो संध्या से बोला, संध्या वह बैग इधर लाओ जिसमें तुमने अनुज के लिए खाने पीने का सामान रखा है। सुधा ने चुपचाप बैग उसे पकड़ा दिया और उसका मुंह देखने लगी। सुधाकर ने सारा सामान स्टेशन में बैठे भिखारियों उनके बच्चों में बांट दिया और संध्या से बोला, आज से अनुज का नाम भी मत लेना, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम भी उसकी परवाह क्यों करें। चलो हम तुम सामान होटल में रखकर घूमने चलते हैं, यहाँ से कन्याकुमारी भी चलेंगे। बहुत हो चुकी बेटे की फिक्र, उसकी ही जिंदगी संवारने के चक्कर में हमने अपनी सारी खुशियाँ दांव पर लगा दी थी। बस आज से हम एक दूसरे के लिए जिएंगे और पूरी मौत से जिएंगे। यह कह संध्या का हाथ पकड़कर उसने अपने कंधे पर रखा और स्टेशन के बाहर चल दिए। संध्या आश्चर्यचकित हो उसे देखती चुपचाप थोड़ा दुखी और थोड़ा सुखी मन से उसके साथ चल दी, क्योंकि सुधाकर ने आज पहली बार उसके हाथ पकड़कर प्यार से अपने पास खींचा था।